नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजू वर्ड में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा का जो 6 चैप्टर है ज्योग्राफी का वो। इस चैप्टर का आपका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया कि जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, आप मान लीजिए किसी भी इलाके में रहते हैं वहाँ पर नीम आम जामुन के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे वहाँ पर सेब बादाम काजू नाशपाती के पौधे पाए जाएंगे। और अगर और ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर शंकुधारी वन पाए जाएंगे। इन सभी की डिटेल जानकारी है जो इस चैप्टर में आपको दी गई है। तो इस चैप्टर को आइए हम शुरू करते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं कि एक पहाड़ी प्रदेश है। और सलीमा जो है अपनी छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने हिमाचल प्रदेश का जो मनाली शहर है वहां पर गई है। उसे स्मरण था कि जैसे जैसे बस चढ़ाई पर जा रही है तो स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरानी हो रही थी। यानी कि हम जाएंगे तो स्थलाकृति का मतलब है कि धरती की आकृति किस प्रकार की। मान लीजिए आप मैदानी इलाके से गए हैं तो आपको देखने को मिलेंगे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरी घाटियां हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झरने हैं। पहाड़ी इलाकों में ये सब ऐसा देखने को मिलता है। वो प्राकृतिक वनस्पति मान लीजिए आप यहीं से गए हैं मैदानी इलाके से या फिर मरुस्थल से गए हैं तो आपने कांटेदार झाड़ियाँ या फिर आम नीम जामुन सहतूत के पेड़ देखे होंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको क्या दिखेंगे, सेब के बागान, हरे भरे जंगल और ऊंचाई पर जाने पर आपको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें देखकर जो है सलीमा जो हैरान थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सांगवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। यानी कि जो गिरिपाद का मतलब होता है पर्वतों की तलहटी में जो सांगवान और साल के बहुत ज्यादा घने वन थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए और पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों वाले शंक्वाकार पौधे दिखने लगे जो काफी लंबे थे। यानी कि अब साल सांगवान के पौधे खत्म होकर और ऊंचाई पर जाने पर मैंने आपको बताया कि शंकुकार पौधे उसे दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। उसे कैसा पता चला कि ये उन वन जो वृक्ष है इनको क्या कहा जाता है, शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूल उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो क्या है, रोडेंडोड्रान के फूल थे। यानी कि जो लाल फूल है काफी बड़े बड़े फूल होते हैं। अगर आप कभी पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हो तो आपको देखने का मौका मिलेगा। और आपकी बुक में एक इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। रोडेंडोड्रेन जो फूल होता है उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हुआ। क्यों? क्योंकि काफी खूबसूरत और बहुत बड़ा फूल था। और उसने देखा कि रास्ते में कुछ छोटी छोटी घास हुई थी। यानी कि मनाली से जब आगे वो रोहतांग दर्रे की तरफ बढ़ी तो रास्ते में छोटी छोटी घास देखी और कुछ जो चोटियां थी बर्फ से ढकी हुई उसको दिखाई देने लगी। यानी कि कुछ चोटियों पर बर्फ उसको पड़ी हुई मिली। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा ऊंची चोटियां होती है वहां पर पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, वो चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। जैसे कि कैलाश पर्वत है, माउंट एवरेस्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। कैलाश पर्वत आपकी बंदर पूछ है, कंचनजंगा, ये जो चोटियां हैं ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। अब उसके बाद बताया कि सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि सलीमा ने देखा कि जैसे ही हम स्थल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे ही प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती जाती है। यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वनस्पति का स्वरूप भी बदलता हुआ दिखाई देता है, पेड़ पौधों का आकार भी आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार ये जो है एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण वनस्पति में भी बदलाव आता है। यानी कि ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा, ठंडी हवा होगी। और ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ गिरती हुई आपको मिलेगी। तो इस प्रकार जलवायु बदलती है तो वहां की वनस्पति भी बदलती रहती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। यानी कि कहाँ पर वनस्पति ज्यादा होगी, जहां पर तापमान और जिस प्रकार से तापमान में और नमी में बदलाव होता रहेगा वहां पर वनस्पति में भी बदलाव होता रहेगा। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी कि जो पर्वतों का ढाल है, मिट्टी की मोटाई है, इन कारकों पर भी क्या है, वनस्पति निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यानी कि इन
ये जो घटक है, मान लीजिए आप मैदानी इलाके में रहते हैं और कहीं पर पतली मिट्टी है, सॉरी पतली नहीं महीन मिट्टी है, कहीं पर मोटी मिट्टी है, कहीं पर कंकर पत्थर वाली मिट्टी है, उसी तरह से वनस्पति में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है? 3। जो सबसे पहले वो वन है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यानी कि जो वन है वो काफी बड़े बड़े होते हैं और वहां पर तापमान और वर्षा वनों के लिए, पौधों के लिए जो अनुकूल होती है। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी कि जो ये कारक बताए गए इनके आधार पर वन खुले भी होते हैं। यानी कि मान लीजिए बीच बीच में घास स्थल है और चारों तरफ वन है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, उनमें सघनता कम पाई जाती है, तो उनको खुले वन भी बोलते हैं। और मान लीजिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा घने हैं तो वो सघन वन कहलाते हैं। अब जो दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी कि बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं वो घास स्थल कहलाते हैं। फिर जो है कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? शुष्क प्रदेशों में, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, जहाँ पर बालू मिट्टी के टिब्बे होते हैं, वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अब बात है कि सलीमा की हिमालय की यात्रा का यह अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। यानी कि जो सलीमा है उसके पिता को अपनी जो उसने यात्रा की, ट्रिप निकाली, उसके बारे में अपने जो पिताजी से उनसे डिस्कस कर रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। यानी कि सलीमा ने तो अभी एक हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, उसके पिता बहुत ज्यादा क्षेत्रों में घूमकर आ चुके थे, बहुत ज्यादा देशों में घूमकर आ चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। यानी कि उसके पिता थे जो उन्होंने महाद्वीपों पर, हम तो देखिए हमारे देश में मान लीजिए आप यूपी से, कर्नाटक से, या फिर किसी भी राज्य से, हरियाणा से, पंजाब से आप हिमाचल प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में घूमने जा सकते हैं। लेकिन उसके पिता क्या थे? भारत से मान लीजिए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, किसी भी देश में, रसिया में गए थे, तो उसने इन सब के बारे में बताया कि कहाँ पर कैसी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके पिता ने इनके बारे में उसको बताया। उन्होंने उपध्रुवीय शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय वन के बारे में उसको जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। यानी कि भूमध्य रेखा ग्लोब पर देखने पर आपको जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और जैसे ही हम 66 डिग्री 90 डिग्री ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमें सभी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेंगी, और वो सभी वनस्पतियां भी हिमालय की तरफ जाने पर आपको पूरे भारत में मिल जाएंगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम बात करते हैं वनों की। जो वन है आपके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? देखिए जो मेन हेडिंग हम आपको इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो उष्णकटिबंधीय जो वर्ड है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल। और सदाबहार कौन से होते हैं? एवरग्रीन। और वन यानी कि फॉरेस्ट। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि सदाबहार गाने, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एवरग्रीन सॉन्ग्स। तो सदाबहार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एवरग्रीन। इस बात को आप याद रखें। और उष्णकटिबंधीय को ट्रॉपिकल, तो इसका इंग्लिश मीनिंग है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। यानी कि जो ये वन है वर्षावन भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के नजदीक ज्यादा पाए जाते हैं और ये वन काफी घने होते हैं। और ये अक्षेत्र गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है लगभग साल भर सीधा चमकता रहता है, इसलिए ये गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। चूंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। यानी कि यहाँ पर मौसम जो है कभी भी शुष्क नहीं होता। और ये वन इसलिए सदाबहार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता, पत्ती नहीं झड़ती। सदाबहार का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर पत्ती न झड़े या जहाँ पर पतझड़ का मौसम ना आए, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसलिए इनका नाम जो है सदाबहार वन रखा गया है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण, यानी कि ये वन है काफी घने होते हैं और यहाँ पर वृक्ष जो है काफी मोटे पाए जाते हैं। पेड़ दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता।
तो देखिए इतने गहरे वन होते हैं कि सूर्य प्रकाश जो दिन में भी इनकी नीचे नहीं पहुंच पाता, यानी कि पूरा छांव छांव ही रहती है, इनके नीचे छाया रहती बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, जैसा कि आपको नीचे एक फोटो में दिखाया गया है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक फोटो भी मिलेगा। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष यानी कि दृढ़ काष्ठ होता है, यानी कि जो कठोर लकड़ी के पेड़ मिलते हैं, जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि ये पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में लिखा गया कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह यह जो सांप है यानी कि सबसे बड़ा सांप है। एनाकोंडा एक मूवी भी आई थी, कुछ बच्चों ने देखी होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा मूवी ज्यादा न देखें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तो एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप और वो इन्हीं प्रकार के वनों में पाया जाता है। यह बहुत बड़े जानवरों को भी मारकर खा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनका एक फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ये वन कैसे होते हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है उष्णकटिबंधीय, देखिए ट्रॉपिकल। अब पहले था आपका सदाबहार, उसको क्या बोलते थे? एवरग्रीन। अब पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब होता है इंग्लिश में डेसिडियस यानी कि, और फॉरेस्ट वन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे अब समझिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वन कैसे होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। ये वन भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी कि पर्णपाती का मतलब होता है कि जिनमें पतझड़ का मौसम आता है, जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और दोबारा नई पत्तियां आती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित कर रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम आता, सदाबहार का मतलब था कि वह उनके पत्ते नहीं झड़ते। तो अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि पर्णपाती वन कौन से होते हैं जिनमें पतझड़ का मौसम आता है, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। अब क्या है, इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ, यानी कि दृढ़ काष्ठ का मतलब देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया गया है, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि मजबूत लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। उनमें साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। इन लकड़ियों से फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में अक्सर कौन से जानवर पाए जाते हैं? यानी कि यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो होते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। यहाँ नीचे आपको क्या दिखाए गए हैं? ये फोटो दिखाई गई है इन वनों के बारे में। अब है जो आपका शीतोष्ण, देखिए अब तक आपके कौन से थे? उष्णकटिबंधीय। दोनों वन कौन से थे? उष्णकटिबंधीय। उनको आपने बोला ट्रॉपिकल। अब शीतोष्ण को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? शीतोष्ण को बोलेंगे आप टेम्परेट। और सदाबहार का आपको पता ही है एवरग्रीन। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। देखिए जो मेन हेडिंग हम आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर भी। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में आपको कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ही दे दिए जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शीतोष्ण सदाबहार वन है जो मध्य अक्षांशों के नजदीक तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। और ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। यानी कि जो महाद्वीप है, मान लीजिए इंडिया जो उप महाद्वीप कह सकते हैं हम एक प्रकार से, इसका पूर्वी किनारा कौन सा है? यानी कि जो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल है वो पूर्वी किनारे हैं। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन। लेकिन भारत में ये वन क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्यों? क्योंकि भारत जो है मध्य अक्षांशों में नहीं आता। जो केरल, महाराष्ट्र जो ये राज्य हैं ये भूमध्य रेखा के नजदीक हैं, तो इसलिए यहाँ पर भारत का नाम नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया था कि भारत का पूर्वी किनारा किस प्रकार से, पूर्व किस प्रकार से होता है। यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? यहाँ पर बांज, चीड़, यूकेलिप्टस और दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ यानी कि जो मजबूत होते हैं, और मुलायम, मुलायम लकड़ी वाले पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको जो नीचे फोटो दिखाए गए हैं शीतोष्ण सदाबहार वन के, और इनमें कई बार बीच बीच में आपको क्या बड़े बड़े घास के मैदान भी देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। जो बचा हुआ चैप्टर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके आने वाली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका पहले ही पढ़ाई में नुकसान हो चुका है, और ज़्यादा नुकसान आपको न हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू बच्चों।